पारो की माँ ने परेशान होकर घर का दरवाजा बंद किया और फिर पारो से पूछा, पारो, छोटे ठाकुर इस वक्त प्रीति को क्यों ढूंढ रहे हैं? तुझे सच में नहीं पता कि प्रीति कहाँ है? पारो तुरंत बोली, माँ सा, आज मैं सुबह से प्रीति से एक बार भी नहीं मिली। उसने खुद मुझसे कहा था कि उसे आज छोटे ठाकुर के साथ उदयपुर जाना है और वो उदयपुर ही गई थी। ये सुनकर सीता ने पूछा, गांव में अपनी किसी और सहेली से मिलने तो नहीं चली गई? मेरे अलावा तो उसकी गांव में ऐसी कोई सहेली नहीं है जिससे वो इतनी रात को मिलने जाए। हो सकता है वो हवेली में ही हो। छोटे ठाकुर ने ठीक से देखा ना हो। उनकी हवेली है भी तो इतनी बड़ी, पारो बोली। सीता कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर बोली, चल तू चलकर खाना खा। तेरे बापू सा जब हवेली से आएंगे वही बताएंगे कि बात क्या है। जी माँ सा, पारो ने सिर हिला दिया। इधर गंगा बड़ी बेचैनी से हवेली के दरवाजे पर नजरें टिकाए विक्रांत की राह देख रही थी, ये सोचकर कि वो प्रीति को लेकर आएगा। केसर भी वही सोफे पर बैठी बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। तभी गंगा की नजर विक्रांत और वीर पर पड़ी। गंगा दौड़ती हुई विक्रांत के पास आई। उसने विक्रांत के आसपास देखकर पूछा, विक्रांत, प्रीति कहाँ है? विक्रांत बिना कोई जवाब दिए परेशान सोफे पर आकर बैठ गया। गंगा उसे एकटक देख रही थी। उसने वीर की ओर देखा तो वीर आगे आकर बोला, काकीसा, प्रीति का कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने टेकरी पर भी जाने की कोशिश की पर तेज बारिश की वजह से लोगों ने हमें वहां जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि रात में वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा खतरा होता है पहाड़ी पर और फिसलन भी बहुत होती है, इसलिए सुबह के पहले हम वहां नहीं जा सकते हैं। पर हमने बाकी हर जगह प्रीति को ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। पारो को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। इतना सुनते ही गंगा धम से जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। केसर तुरंत उठकर उसके पास आई और उसे संभालने लगी। गंगा, अपने आप को संभालो, कुछ नहीं होगा प्रीति को। तभी वीर बोला, हाँ काकीसा, कुछ नहीं हुआ होगा प्रीति को। जरूर आंधी और तूफान की वजह से वो बाकी लोगों के साथ मंदिर में ही रुक गई होगी। सुबह होते ही हम प्रीति को सही सलामत घर ले आएंगे। विक्रांत भी बोला, काकीसा, आप फिक्र मत करिए, प्रीति ठीक होगी और तूफान थमते ही हम उसे मंदिर से ले आएंगे। गंगा ने कोई जवाब नहीं दिया और आहिस्ता आहिस्ता पूजा घर की ओर बढ़ने लगी। उसने ठाकुर जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और रोते हुए वहीं बैठकर बोली, ठाकुर जी, प्रीति मेरी एकलौती औलाद है, उसे मुझसे मत छीनिएगा। वो जहाँ भी हो बिल्कुल ठीक हो, उसकी रक्षा कीजिए, उसे कुछ मत होने दीजिएगा। प्रीति के बापू सा भी यहाँ नहीं है, इसलिए आपको ही मेरी लाड़ों की रक्षा करनी होगी और उसे सही सलामत मुझे वापस लौटाना होगा। उसकी बातें सुनकर केसर विक्रांत के पास आई और उसकी बाँह छूकर बोली, विक्रांत, अगर प्रीति को कुछ हो गया तो तेरे दादासा को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हमें उसे ढूंढना होगा। मासा, प्रीति मंदिर में ही है। मंदिर के बाहर रामदीन की फूलों की दुकान है। उसने खुद प्रीति को टेकरी पर जाते देखा है। बारिश और तूफान की वजह से वो वहीं रुक गई होगी। सुबह हम उसे ले आएंगे। केसर कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गई और फिर बिना कुछ कहे पूजाघर की ओर चली गई। विक्रांत और वीर दोनों ही परेशान होकर वहीं रखे सोफे पर बैठ गए। सुबह होते ही प्रीति की आंख खुली तो उसने अपने चारों ओर देखा। खुद को अनजान जगह पर देखकर वो घबराकर उठ बैठी। आदित्य उसके दाईं ओर दरवाजे से टिककर बैठे हुए ही सो रहा था। प्रीति ने अपने ऊपर रखी आदित्य की जैकेट उठाए और खाट से उठकर आदित्य की ओर बढ़ी। उसे देखकर वो मन ही मन बोली, इन्हें समझना इतना मुश्किल क्यों है?
अजीब किस्म के प्राणी हैं। कभी बहुत अच्छे होते हैं तो कभी बहुत बुरे। पता नहीं इनके घर वाले इन्हें कैसे झेलते होंगे। इतना कहकर प्रीति आदित्य के पास आई। उसने उसकी जैकेट उसे ओढ़ाई और फिर खिड़की खोलकर बाहर देखा। बारिश बंद हो चुकी थी और तूफान भी शांत हो चुका था। वो वहीं खड़ी होकर आदित्य के जागने का इंतजार करने लगी और मन ही मन बोली, अब तक तो विक्रांत भाईसा बाबासा को घर ले आए होंगे और मुझे घर पर ना पाकर बाबासा को मेरी कितनी फिक्र हो रही होगी। मासा का भी रो रो कर बुरा हाल होगा और भाईसा भी मुझे ढूंढते फिर रहे होंगे। प्लीज बाबू साहब जल्दी उठ जाए, मुझे मेरे घर जाना है। प्रीति ने बहुत देर तक आदित्य के जागने का इंतजार किया, पर जब वो नहीं उठा तो प्रीति उसके पास आई। उसने आदित्य को नींद से जगाने के लिए आवाज लगाई, बाबू साहब, बाबू साहब। आदित्य नहीं उठा तो प्रीति ने हिम्मत की और आगे बढ़ी। उसने आदित्य के कंधे को थपथपाते हुए फिर से आवाज लगाई, बाबू साहब उठिए। प्रीति के छूते ही आदित्य की आंखें खुल गई। उसने प्रीति की ओर देखा और उठकर खड़ा हुआ। खिड़की खुली हुई थी। उसने बाहर देखा तो बारिश बंद हो चुकी थी। उसने तुरंत अपनी जैकेट उठाई और दरवाजा खोलते हुए बोला, हमें यहाँ से निकलना होगा। मौसम अभी भी ठीक नहीं लग रहा है। अगर फिर से बारिश शुरू हो गई तो मुझे तुम्हारी वजह से यही रुकना पड़ जाएगा और मेरे पास तुम्हें बचाने के अलावा और भी बहुत से काम है करने के लिए। मैंने आपसे नहीं कहा था कि मेरी जान बचाए, इसलिए मुझे ताना मारने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर प्रीति गुस्से में आगे आगे चलने लगी। आदित्य को प्रीति पर बहुत गुस्सा आया, पर इस बार वो कुछ नहीं बोला और प्रीति के पीछे पीछे चलने लगा। दोनों बिना एक दूसरे से बात किए टेकरी से नीचे उतर रहे थे। तभी आदित्य बोला, जिस रास्ते से तुम नीचे जा रही हो उससे नीचे जाने में हमें 1 घंटा लग जाएगा। प्रीति आगे बढ़ते हुए बोली, पर जिस रास्ते से आप नीचे जाना चाहते हैं वहां बारिश होते ही पत्थरों पर बहुत ज्यादा फिसलन हो जाती है। उस रास्ते से जाएंगे तो फिसलकर हाथ पैर टूटना तय है और मुझे अपने हाथ पैर तुड़वाने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं जिस रास्ते से जा रही हूँ वही हमारे लिए सही है। आदित्य गुस्से में बोला, तुम्हें मुझे ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ और मेरा फैसला ये है कि हम इसी रास्ते से नीचे जाएंगे। समझी तुम? बिल्कुल नहीं, हम उस रास्ते से जाएंगे जहाँ से मैं कह रही हूँ। समझे आप? इतना कहकर प्रीति जंगल के रास्ते से नीचे जाने लगी तो आदित्य गुस्से में उसके पास आया। उसने प्रीति की बाह पकड़ी और उसे पहाड़ी के रास्ते की ओर ले जाते हुए बोला, चुपचाप मेरे साथ चलो, वक्त नहीं है मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का। प्रीति अपनी बाह छुड़ाते हुए बोली, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए बाबू साहब, वो रास्ता ठीक नहीं है। इस जंगल के रास्ते से हम आसानी से नीचे उतर जाएंगे। ये रास्ता हमें सीधे गांव तक ले जाएगा। पर आदित्य ने प्रीति की बात नहीं सुनी और उसका हाथ पकड़े हुए पहाड़ी के रास्ते से नीचे उतरने लगा। प्रीति फिर से बोली, हम गिर जाएंगे बाबू साहब और फिसलते हुए सीधे नीचे जा गिरेंगे। कुछ नहीं होगा। इतना कहकर आदित्य आगे बढ़ना लगा, पर आगे सच में बहुत ज्यादा फिसलन थी। दोनों के लिए पैर जमाना मुश्किल हो रहा था। प्रीति ने गिरने से बचने के लिए आदित्य की बाह अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ी हुई थी। वो धीरे से बुदबुदाई, खुद तो गिरेंगी पर अपने साथ मेरे भी हाथ पैर तुड़वाएंगे। हे ठाकुर जी, प्लीज मुझे बचा लीजिएगा। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और बच्चे भी नहीं हुए। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे बचा लीजिए। उसकी बातें सुनकर आदित्य गुस्से में भड़का, शट अप प्रीति, तुम्हारी बकवास की वजह से हमारा बैलेंस बिगड़ सकता है।
हम सच में गिर सकते हैं। प्रीति भी गुस्से में भड़की, इसलिए तो मैंने कहा था कि दूसरे रास्ते से चलिए। वहां गिरने का डर भी नहीं होता और खाने के लिए फल भी मिल जाते हैं। मेरा तो भूख के मारे पेट ही चिपकने लगा है। आदित्य को प्रीति की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर प्रीति का बोलना बंद ही नहीं हो रहा था। वो फिर से बोली, वैसे मुझे ये समझ नहीं आता कि आप किसी की सुनते क्यों नहीं है। आपको आपकी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? या फिर आपके परिवार में आपकी फिक्र करने वाला कोई नहीं है? वैसे मुझे लगता है कि आपके परिवार वाले आपसे थोड़ा दूर ही रहते होंगे। वो क्या है ना, आप बहुत खड़ूस जो है। हर वक्त ऐसे मुंह फुलाकर घूमते हैं जैसे किसी ने आपके मुंह में जबरदस्ती राजस्थान की दाल बाटी ठूंस दी। आदित्य उसे गुस्से से घूरने लगा, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो फिसल गया। प्रीति ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो भी आदित्य के साथ फिसलने लगी। दोनों तेजी से नीचे लुढ़कने लगे। प्रीति को चोट न लगे इसलिए आदित्य ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। दोनों कीचड़ से भरे एक गड्ढे में जा गिरे और कीचड़ में लथपथ हो गए। प्रीति ने खुद को देखा तो वो आदित्य के ऊपर गिरी हुई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, तभी प्रीति खुद को संभालते हुए उठकर खड़ी हुई। उसने जैसे ही आदित्य को कीचड़ में लथपथ देखा तो जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसते देख आदित्य का गुस्सा और बढ़ गया। मुझ पर हंसने से पहले अपने आप को भी देख लो। तुम भी कीचड़ में गिरकर कोई स्वर्ग की अप्सरा नहीं लग रही हो। प्रीति हंसते हुए कीचड़ से बाहर आई और वही कुछ दूरी पर लगे ट्यूबवेल की ओर बढ़ते हुए बोली, मुझे पता है, पर आपको देखकर कोई भी हंस पड़ेगा। आदित्य उसे फिर से घूरने लगा। प्रीति ट्यूबवेल के नीचे खड़ी होकर नहाने लगी। वो अपने हाथ पैरों से कीचड़ साफ करते हुए आदित्य से बोली, अब आइए और हाथ मुंह धोकर फिर से आदित्य मेहरा बन जाइए, वरना गांव के बच्चे आपको देखकर डर जाएंगे। इतना कहकर प्रीति फिर से हंसने लगी। आदित्य कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर प्रीति की ओर बढ़ा, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। प्रीति उसे देखकर फिर से मंद मंद मुस्कुराने लगी तो आदित्य गुस्से में भड़का, अब हटोगी यहाँ से। प्रीति तुरंत वहां से हट गई। आदित्य ने ट्यूबवेल के पानी से खुद पर लगा कीचड़ साफ किया। प्रीति फिर से बोल पड़ी, वैसे बाबू साहब, आपकी जो माँ है वो आपको कुछ सिखाती नहीं है क्या? प्रीति के इतना पूछते ही आदित्य ने गुस्से से उसे घूरा तो प्रीति झट से बोली, यही इसी की बात कर रही हूँ मैं। आपकी माँ आपको समझाती होगी ना कि ज्यादा गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक होता है और बेवजह लोगों पर गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। आदित्य ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने खुद को साफ किया और वहां से हट गया। उसके हटते ही प्रीति फिर से ट्यूबवेल के नीचे आ गई और उछल उछल कर पानी से खेलने लगी। आदित्य को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था, पर वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आदित्य अपना गुस्सा भूलकर उसे एकटक निहारने लगा। प्रीति अपनी दोनों हथेलियों में पानी भरकर उछाल रही थी। तभी कुछ बूंदें आदित्य के चेहरे पर भी आ गिरी और वो जैसे होश में आ गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली और गुस्से में मन ही मन बोला, आदित्य, तू पागल हो गया है। इस लड़की के बारे में तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? इस लड़की को इसके घर पहुंचा दे और ये किस्सा यही खत्म कर दे। आदित्य ने गुस्से में प्रीति को पुकारा, प्रीति चलो यहाँ से, पर प्रीति ने उसकी एक नहीं सुनी। वो अभी भी पानी से खेल रही थी। आदित्य ने गुस्से में उसकी बांह पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। दोनों के चेहरों के बीच बस कुछ इंच का ही फासला था और दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। गांव के कुछ लोग भी दोनों को देख रहे थे। तभी आदित्य गुस्से में बोला, जानता हूँ कि तुम्हें कोई भी बात एक बार में समझ नहीं आती, इसलिए फिर से कहता हूँ।
तुम सारी रात मेरे साथ थी, इसलिए तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ना मेरी जिम्मेदारी है। बस इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो और चलो मेरे साथ। इतना कहकर आदित्य ने गुस्से में उसकी बांह पकड़ी और उसे खींचता हुआ अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। प्रीति को आदित्य पर बहुत गुस्सा आया। वो उससे कुछ कहने ही जा रही थी कि अचानक उसकी नज़र आदित्य के हाथ पर पड़ी, जिससे खून बह रहा था। आदित्य अपनी जीप के पास पहुंचा। उसने प्रीति को पकड़कर जीप में बैठाया। जीप स्टार्ट करने लगा। प्रीति कुछ कहने ही जा रही थी कि आदित्य गुस्से में उसे उंगली दिखाते हुए बोला, चुप, एकदम चुप। अब एक शब्द मुंह से मत निकालना। जब से मिली हो चप चप लगी हुई हो। तुम्हारे साथ कोई अच्छा भला इंसान अगर 24 घंटे रह ले तो पागल हो जाए। प्रीति ने गुस्से में पूछा, आप पागल हो गए क्या? आदित्य ने बिना कोई जवाब दिए उसे घूरते हुए जीप स्टार्ट की तो प्रीति आदित्य से पूछ बैठी, आपके पास रुमाल है क्या? आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया तो प्रीति फिर से बोली, वो मुझे चोट लग गई है। प्रीति के इतना कहते ही आदित्य ने अपनी जीप पर ब्रेक लगाया और तुरंत अपनी पॉकेट से रुमाल निकालने लगा। उसने रुमाल प्रीति की ओर बढ़ाकर पूछा, अगर तुम्हें चोट लगी थी तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? प्रीति ने बिना कोई जवाब दिए उसके हाथों से रुमाल लिया और उसे उसकी चोट पर बांधते हुए बोली, मुझे नहीं, चोट आपको लगी है। आदित्य कुछ नहीं बोल पाया। वो बस एकटक प्रीति को रुमाल बांधते देख रहा था। प्रीति के कुछ बाल तेज हवा की वजह से बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। आदित्य ने उन्हें उसके चेहरे से हटाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां प्रीति के चेहरे को छूने जा ही रही थी कि प्रीति बोल पड़ी, हो गया। आदित्य ने तुरंत अपना हाथ पीछे ले लिया और गुस्से में फिर से जीप स्टार्ट की। प्रीति को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। कम से कम आप मुझे थैंक्स तो कह ही सकते हो। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे बार वो सब याद आ रहा था जो कुछ देर पहले उसने किया। उसने गुस्से में अपना हाथ बहुत जोर से स्टीयरिंग पर दे मारा। प्रीति उसे हैरानी से देखने लगी और बोली, मुझे आप समझ नहीं आते हो। अरे, थैंक्स नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, पर यूं खुद पर गुस्सा दिखाने की क्या जरूरत है? अब दर्द आपको ही होगा। आदित्य ने गाड़ी को दाएं मोड़ते हुए कहा, मेरे दर्द से तुम्हें क्या लेना देना? अपने काम से काम रखो और मुंह बंद करके चुपचाप बैठी रहो। प्रीति ने अकड़कर पूछा, तो फिर आपको मेरे दर्द से क्या लेना देना होता है जो हर बार मुझे दर्द से बचाने चले आते हो? प्रीति के इस सवाल का आदित्य कोई जवाब नहीं दे पाए और सोच में पड़ गया। उसे फिर से वो सब याद आने लगा जो उसने किया था। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। दूसरी ओर सीता अपने घर के आंगन में बैठी मिट्टी की मटकियां बना रही थी। तभी पारो बाहर आई और उससे बोली, माँ, मैं हवेली जाकर आती हूँ। पता नहीं प्रीति घर लौटी या नहीं। पारो के घर के बगल वाले घर के बाहर उनकी पड़ोसन अपनी गायों को चारा खिला रही थी। उसने जैसे ही पारो की बात सुनी तो उसके हाथ रुक गए। सीता ने पहिया घुमाते हुए मिट्टी के घड़े को आकार दिया और बोली, हाँ पारो, जा जाकर देख प्रीति मिली या नहीं। ना जाने ऐसे तूफान में सारी रात कहाँ बिताई होगी बेचारी ने। जवान लड़की रात भर घर नहीं आई। ये सोचकर गंगा भाभी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। माँ, ठाकुर जी ने प्रीति की रक्षा की होगी। वो जहाँ भी होगी ठीक होगी। ये सुनकर सीता फिर से बोली, तू जा और जाकर देख हवेली की मुस्कुराहट लौटी या नहीं, और जल्दी आकर मुझे बताना कि प्रीति ठीक है या नहीं, वरना मुझे भी चिंता लगी रहेगी। जी माँ, इतना कहकर पारो चली गई।
उसके जाते ही उसकी पड़ोसन मन ही मन बोली, इसका मतलब प्रीति रात भर से घर पर नहीं है। जवान लड़की कल रात से गायब है और हवेली वालों ने गांव में किसी को भनक भी नहीं लगने दी। अगर गांव की किसी और लड़की ने ऐसा किया होता तो छोटे ठाकुर ने अब तक पंचायत बुलाकर तमाशा कर दिया होता। मुझे भी गांव के लोगों को ये बात बतानी चाहिए, तब इन हवेली वालों को पता चलेगा कि जब कोई किसी की इज्जत उछालता है तो कैसा लगता है। इतना कहकर वो औरत अपने सामने के घर में गई और प्रीति के गायब होने वाली बात सबको बताने लगी। 10 मिनट में ही प्रीति के रात भर घर से बाहर रहने वाली बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई हवेली के बाहर खड़ा आपस में प्रीति को लेकर बातें करने लगा, पर हवेली में जाकर पूछने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। राम सिंह ने जब गांव वालों को हवेली के बाहर बुदबुदाते हुए देखा तो भागता हुआ हवेली के अंदर आया। गंगा अभी भी बैठी रो रही थी। राम सिंह की नजर जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आ रहे विक्रांत पर पड़ी तो वो तुरंत बोला, छोटे ठाकुर, गांव के लोग हवेली के बाहर जमा होकर आपस में बातें कर रहे हैं। शायद उन्हें प्रीति बिटिया के लापता होने की बात पता चल गई है। राम सिंह के इतना कहते ही गंगा की आंखें खुली की खुली रह गई। लेखिका कविता वर्मा।